यहाँ सबसे पहले डब्ल्यूटीओ को एक सिंपल रूल मेकिंग क्लब की तरह समझो। लेकिन ये क्लब बहुत बड़ा है और इसका काम सिर्फ ट्रेड बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रेड को प्रेडिक्टेबल बनाना भी है। डब्ल्यूटीओ 1994 के मैराकेश एग्रीमेंट से बना और इसका बेसिक आइडिया था कंसेंसस ड्रिवन मल्टीलैटरलिज्म, मतलब जितने पॉसिबल मेंबर्स हैं उनको साथ लेकर चलना। इसलिए स्लाइड में ऊपर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल काउंसिल और नीचे गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल और ट्रिप्स काउंसिल दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर बताता है कि ट्रेड सिर्फ माल का नहीं होता, गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ट्रेड पॉलिटिक्स का पार्ट है। सोचो जरा, अगर रूल्स कॉमन ना हो तो स्ट्रॉन्ग कंट्री अपनी पावर से रूल्स लिखेगी और वीक कंट्री सिर्फ फॉलो करेगी। इसीलिए डब्ल्यूटीओ का प्रॉमिस था रूल्स बेस्ड ऑर्डर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम डिस्प्यूट सेटलमेंट में आई। कंसल्टेशन से पैनल फॉर्मेशन, पैनल रिपोर्ट, फिर अडॉप्शन या अपील का जो फ्लो चार्ट है, वो दिखाता है कि डब्ल्यूटीओ का लीगल इंजन कैसे काम करता था। पहले डिस्प्यूट होता था, फिर पैनल डिसीजन देता था और अगर अपील होती थी तो एपेलेट बॉडी फाइनल क्लैरिटी देता था। अब जब एपेलेट बॉडी 2019 से यूएस वीटोज की वजह से पैरालाइज्ड हो गया, तो केसेस अपील्ड इनटू द वॉइड होने लगे। इसका मतलब डिसीजन आ गया, लेकिन फाइनल एनफोर्सेबल क्लोजर नहीं हुआ। समझ आया? रूल बचा, पर रूल को चलाने वाला जज ही नहीं बचा। यही डीएसबी क्राइसिस है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ? प्रिडिक्टेबिलिटी वीक हुई, ट्रस्ट गिरा और मल्टीलैटरल सिस्टम का लीगल बैकबोन हिला। अब तीसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जब 164 मेंबर कंसेंसस सर्कल स्लो या ब्लॉक हो गया, तो कुछ कंट्रीज ने जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स या जेएसआई स्टार्ट किए। स्लाइड में एक बड़ा सर्कल मल्टीलैटरलिज्म का दिख रहा है, जहां 164 नोड्स कंसेंसस में हैं और दूसरी साइड 70-80 नोड्स का कोalition ऑफ द विलिंग है, जहां एक्सक्लूडेड डेवलपिंग नेशंस क्लियरली अलग दिख रहे हैं। ये विजुअल बहुत कुछ बोलता है। जेएसआई स्पीड देते हैं, लेकिन इंक्लूसिविटी कम करते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का कंसर्न यही है कि अगर डब्ल्यूटीओ में कंसेंसस मैंडेट को बायपास करके सिलेक्ट ग्रुप रूल्स बनाएगा, तो सिस्टम फॉर्मली डब्ल्यूटीओ के अंदर होगा, पर पॉलिटिकली सबके लिए नहीं होगा। सवाल पूछो, क्या एफिशिएंसी के नाम पर लेजिटिमेसी सैक्रिफाइस की जा सकती है? और क्या प्लूरीलैटरल रूट फ्यूचर का सॉल्यूशन है या सिस्टमिक फ्रैगमेंटेशन का स्टार्ट? इंडिया के लिए इशू सिर्फ प्रोसेस का नहीं, पावर का भी है। क्योंकि जब निगोशिएशन स्मॉल क्लब्स में शिफ्ट होती हैं, तो एजेंडा ऑफन डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, डेटा फ्लोज जैसे एरियाज पर चला जाता है, जहां डेवलप्ड स्टेट्स ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। तो असली डिबेट सिंपल है, डब्ल्यूटीओ को फास्ट बनाना है या फेयर भी रखना है। बिल्कुल यहीं से करंट ट्रेड पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। दोहा राउंड को समझने के लिए पहले ये समझो कि इसको डेवलपमेंट राउंड क्यों बोला गया था। 2001 दोहा डिक्लेरेशन के टाइम एक्सपेक्टेशन ये थी कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम फाइनली ग्लोबल साउथ की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेगा। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मार्केट एक्सेस, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी और फेयरर एग्रीकल्चरल रूल्स आएंगे। स्लाइड के लेफ्ट साइड टाइमलाइन में एक लाइन दिख रही है, जो 2001 से प्रेजेंट तक धीरे धीरे नीचे गिरती है। इसका मतलब मल्टीलैटरल मोमेंटम का वीक होना। स्टार्टिंग पॉइंट पे पीक मोमेंटम लिखा है, फिर 2008 जिनीवा एजेंडा कोलैप्स, 2013 बाली पार्शियल रिकवरी, 2015 नायरोबी में फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ इम्पास और फिर MC12 तक ड्रैगिंग प्रोसेस। ये सिंपल डिक्लाइन नहीं था, ये ट्रस्ट डिक्लाइन था। और इसके बीच रेड फ्लैग्स और नामा वर्सेस एग्रीकल्चरल सब्सिडी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नामा का मतलब नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स में टैरिफ कट्स। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा टैरिफ ओपनिंग करें, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे थे पहले आप अपने एग्रीकल्चर सब्सिडीज रिड्यूस करो। यही डेडलॉक जम गया। देखो, इशू सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं था, इशू फेयरनेस का था। अगर वेस्ट अपने फार्मर्स को हैवी सपोर्ट दे और साउथ से बोले कि तुम अपनी इंडस्ट्री और फार्म्स दोनों एक्सपोज करो, तो डेवलपमेंट का प्रॉमिस हॉलो लगता है, राइट? अब राइट साइड का SNDT मैट्रिक्स और नीचे फिशरीज ई-कॉमर्स विजुअल्स इसको और डीप बनाते हैं। SNDT या स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का सिंपल मतलब है कि पुअरर या डेवलपिंग कंट्रीज को सेम रूल बुक के अंदर सम फ्लेक्सिबिलिटी मिले, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम नहीं होती।
स्लाइड के मैट्रिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने के साथ ट्रेड ऑब्लिगेशन स्ट्रिंजेंसी बढ़ रही है। इंडिया, चाइना, ब्राजील सेंटर में दिखाए गए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ग्रेजुएशन डिमांड कर रहे हैं और एलडीसीज अलग नीचे हैं। यहाँ कोर पॉलिटिकल फाइट ये है, क्या डेवलपिंग स्टेटस एक परमानेंट शील्ड है या एक स्टेज जिसको ग्रेजुएट होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को कंसेशंस नहीं मिलनी चाहिए। डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं पर कैपिटा रियलिटीज, पॉवर्टी लेवल्स और डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से एसएनडीटी नॉन नेगोशिएबल बना रहता है। नीचे फिशरीज डायग्राम में स्टेट सब्सिडीज से फ्लीट ओवर कैपेसिटी, ओवर फिशिंग, रिसोर्स डिप्लीशन का लूप दिखाया गया है। MC12 ने यहां पार्शियल सक्सेस दिया, लेकिन ई कॉमर्स पैनल में कस्टम्स टोल बूथ और टैरिफ रेवेन्यू लॉस बार्स बताते हैं कि डिजिटल ट्रेड मॉरेटोरियम सबके लिए न्यूट्रल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज को कंसर्न है कि फ्यूचर डिजिटल इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने का पॉलिसी स्पेस खत्म हो रहा है। दोहा की फेलियर ने एक बड़ा लेसन दिया। जब बिग बार्गेन फेल करता है, सिस्टम सेक्टोरल डील्स पर शिफ्ट करता है। पर क्या ये शिफ्ट जस्टिस डिलीवर करता है या सिर्फ मैनेजेबल फ्रैगमेंट्स को सेटल करता है? यही असली सवाल है। ट्रिप्स को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये WTO के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रूल बुक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आइडियाज, इन्वेंशंस, मेडिसिन्स के फॉर्मूलाज, ब्रांड्स, डिजाइन्स और नॉलेज पर लीगल कंट्रोल। स्लाइड के बीच में लॉक्ड बॉक्स दिख रहा है जिसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स लिखे हैं और ऊपर पब्लिक हेल्थ के सिंबल के सामने आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क का शील्ड खड़ा है। ये विजुअल एक बेसिक टेंशन बताता है, इनोवेशन को रिवॉर्ड देना वर्सेस लाइफ सेविंग एक्सेस को यूनिवर्सल बनाना। ट्रिप्स मिनिमम आईपी स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करता है। इसका लॉजिक था कि अगर कंपनीज को पेटेंट प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो R&D में इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस स्पेशली कोविड-19 ने दिखाया कि जब मेडिसिन्स और वैक्सीन्स मोनोपोली के अंडर होती हैं तब एक्सेस अनइक्वल हो जाता है। स्लाइड में फार्मास्यूटिकल मोनोपोलीज वर्सेस इक्विटेबल ग्लोबल हेल्थ एक्सेस लिखा है और ये बिल्कुल कोर पॉइंट है। सोचो, अगर वैक्सीन बन गई पर पोरर कंट्रीज तक टाइम पर नहीं पहुंची तो प्रॉब्लम साइंस की नहीं, रूल्स की भी है। इसी को वैक्सीन अपार्थाइड जैसा फ्रेज एक्सप्लेन करता है। समझ आया? रूल न्यूट्रल नहीं होता, उसका इम्पैक्ट पावर और कैपेसिटी के हिसाब से अलग पड़ता है। अब दोहा डिक्लेरेशन और MC12 कॉम्प्रोमाइज को देखो। 2001 दोहा डिक्लेरेशन ने अफर्म किया था कि पब्लिक हेल्थ को प्राइमेसी मिलनी चाहिए। मतलब ट्रिप्स को ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कि स्टेट्स मेडिसिन तक एक्सेस सिक्योर ही ना कर सकें। कोविड के टाइम इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ब्रॉड वेवर प्रपोज किया था जिसमें वैक्सीन्स के साथ डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और टेक ट्रांसफर भी कवर हों। स्लाइड में ऊपर एक ब्रॉड पाइपलाइन दिख रही है जिसमें वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, टेक ट्रांसफर डेवलपिंग नेशंस तक जा रहे हैं। लेकिन नीचे MC12 अडॉप्टेड कॉम्प्रोमाइज में एक फनल है जो नैरो फिल्टर से सिर्फ वैक्सीन्स को अलाउ करता दिख रहा है और डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, ट्रेड सीक्रेट साइड में क्लोज्ड बोर्ड के साथ ब्लॉक दिखते हैं। एग्जैक्टली, इसका मतलब फाइनल डील डाइल्यूटेड थी। फॉर्मल विक्ट्री जैसी लग सकती है पर सब्सटैंटिव एक्सेस के एंगल से बहुत लिमिटेड थी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एक डिप्लोमैटिक लेसन है। लीगल फ्लेक्सिबिलिटी के बिना हेल्थ सॉवरेनिटी वीक रहती है। तीसरा पार्ट GIs और TDKL का है जो बहुत स्ट्रेटेजिक है। GI यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, सिंपल वर्ड्स में ओरिजिन लिंक्ड रेपुटेशन प्रोटेक्शन। बासमती या दार्जिलिंग का नाम किसी भी रैंडम प्रोड्यूसर को यूज करने नहीं दिया जा सकता। इससे लोकल प्रोड्यूसर्स को वैल्यू मिलती है और कल्चरल इकोनॉमिक आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। फिर TDKL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका फ्लो चार्ट स्लाइड में एंशिएंट आयुर्वेदिक ओनानी टेक्स्ट से डिजिटाइजेशन, 5 UN लैंग्वेजेस, सिक्योर डेटाबेस, फिर ग्लोबल पेटेंट ऑफिसेस तक डेटा शेयरिंग दिखाता है। और टर्मरिक वूंड हीलिंग क्लेम के थ्रू पेटेंट रिजेक्टेड का स्टैंप लगा है। ये बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। इंडिया ने यहाँ डिफेंसिव डिप्लोमेसी को स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंबाइन किया। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि बायोपायरेसी तब होती है जब इंडिजिनस नॉलेज को वेस्टर्न पेटेंट सिस्टम में न्यू इन्वेंशन बनाकर क्लेम कर दिया जाए। तो इंडिया का मैसेज ये है, IP सिर्फ कॉर्पोरेट पेटेंट्स का नाम नहीं, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का प्रायर नॉलेज भी लीगल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। वेरी गुड। यहां से समझो कि ट्रिप्स पॉलिटिक्स इनोवेशन वर्सेस एक्सेस से आगे बढ़कर नॉलेज जस्टिस का क्वेश्चन भी बन जाती है। एग्रीकल्चर WTO पॉलिटिक्स का सबसे एक्सप्लोसिव एरिया है और इस स्लाइड का पहला काम ये बताना है कि सब्सिडी न्यूट्रल चीज नहीं होती।
अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या एओए सब्सिडीज को ट्रैफिक लाइट बॉक्सेस में क्लासिफाई करता है। ग्रीन बॉक्स मतलब सपोजिटली नॉन डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आर&डी, डीकपल्ड इनकम सपोर्ट। ब्लू बॉक्स मतलब प्रोडक्शन लिमिटिंग टाइप सपोर्ट। एम्बर बॉक्स मतलब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट, जिसको रिड्यूस करना चाहिए। स्लाइड के राइट साइड ट्रैफिक सिग्नल विजुअल में ग्रीन, ब्लू, एम्बर क्लियरली दिख रहे हैं, और एम्बर के नीचे फर्टिलाइजर सब्सिडीज और एमएसपी जैसा एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि क्लासिफिकेशन का डिजाइन हिस्ट्री से अलग नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी सपोर्ट सिस्टम्स को लार्जली ग्रीन बॉक्स के अंदर फिट कर लिया, इसलिए उनकी ह्यूज सब्सिडीज फॉर्मली एक्सेप्टेबल दिखने लगी। तो रूल इक्वल लगता है, पर हिस्ट्री अनइक्वल है। अगर एक कंट्री पहले से रिच है और उसने अपनी फार्म सपोर्ट को परमिटेड बॉक्स में शिफ्ट कर दिया, और दूसरी कंट्री अभी फूड सिक्योरिटी बिल्ड कर रही है, तो क्या दोनों को सेम लेंथ से जज करना फेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इसी स्ट्रक्चरल एसिमेट्री को हाईलाइट करता है। अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और एमएसपी को समझो। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब स्टेट ग्रेन्स खरीदकर बफर स्टॉक बनाती है, ताकि फूड सिक्योरिटी सिक्योर रहे और पुअर कंज्यूमर्स को सपोर्ट मिले। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब गवर्नमेंट फार्मर्स को एक अश्योर्ड प्राइस देती है। इंडिया के लिए ये सिर्फ फार्म इकोनॉमिक्स नहीं, ये लाइवलीहुड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का टूल है। स्लाइड के ग्राफ में 10% डी मिनिमस लाइन रेड कलर में फिक्स्ड है, और नीचे नोट लिखा है कि 1986-88 फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइसेस यूज होते हैं। यही डिस्प्यूट का सेंटर है। पुराने बेस ईयर प्राइसेस यूज करने से सब्सिडी कैलकुलेशन आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिख सकती है, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को इग्नोर किया जाता है। इसीलिए इंडिया बोलता है कि रूल आउटडेटेड है, और वेस्ट बोलता है कि इंडिया एएमएस लिमिट ब्रीच कर रहा है। समझ आया? फाइट सिर्फ सब्सिडी की अमाउंट पर नहीं, कैलकुलेशन मेथड पर भी है। तीसरा हिस्सा पीस क्लॉज और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का है। बाली पीस क्लॉज 2013 ने टेम्पररी इम्यूनिटी दी कि अगर पीएसएच रिलेटेड कमिटमेंट्स ब्रीच होते भी हैं, तो इमीडिएट डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्शन ना हो। स्लाइड में शील्ड पर लॉक्स लगे हुए हैं, और साइड में ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस, प्रूफ ऑफ नो ट्रेड डिस्टॉर्शन, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स लिखा है। मतलब प्रोटेक्शन मिला, पर कंडीशनल और टेम्पररी मिला। इंडिया परमानेंट सोल्यूशन मांगता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को एक्सेप्शन नहीं, स्ट्रक्चरल राइट माना जाना चाहिए। नीचे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस विजुअल में डोमेस्टिक क्रॉप फेलियर, स्टेट इम्पोजेज एक्सपोर्ट बैन, ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी का टेंशन बैलेंस की तरह दिखाया गया है। ये बताता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी कभी-कभी क्लैश करते हैं। सो इंडिया का स्टैंस ये है, सॉवरेन स्टेट को शॉर्टेज के टाइम अपनी पॉपुलेशन को प्रायोरिटी देने का हक होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड कंसर्न ये है कि फ्रीक्वेंट एक्सपोर्ट बैन्स ग्लोबल पुअर इंपोर्टर्स को हर्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी चैलेंज यहाँ बाइनरी नहीं, बैलेंस का है। एग्जैक्टली और इसी बैलेंस की पॉलिटिक्स डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर नेगोशिएशंस को डेडलॉक की तरफ ले जाती है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने का सिंपल तरीका ये है कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर II फाइनेंशियल ऑर्डर का कोर आर्किटेक्चर था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस ऑर्डर के मेन पिलर्स बने। लेकिन स्लाइड का पहला पॉइंट ये बताता है कि आज का पावर स्ट्रक्चर करंट ग्लोबल इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेफ्ट साइड टेक्स्ट और बीच के पाई चार्ट्स दोनों इसी मिसमैच को विजुअली दिखाते हैं। ग्लोबल जीडीपी शेयर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इमर्जिंग इकोनॉमीज का वेट बड़ा दिख रहा है, लेकिन आईएमएफ वोटिंग पावर और बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में यूएस और यूरोपियन नेशंस डिस्प्रोपोर्शनेटली स्ट्रांग हैं। यूएस का 16.5% कोटा शेयर अलग हाईलाइट है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर आईएमएफ रिफॉर्म्स के लिए 85% अप्रूवल चाहिए होता है, और इस थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट यूएस इफेक्टिवली वीटो पोजीशन में आ जाता है। सोचो, अगर इंस्टीट्यूशनल पावर 1945 की पॉलिटिक्स में फ्रोजन हो और इकोनॉमिक रियलिटी 2020s की हो, तो लेजिटिमेसी गैप नेचुरली बनेगा। इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे स्टेट्स इसी गैप को हाईलाइट करते हैं। इंडिया का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, जो सिस्टम ग्लोबल मैक्रो स्टेबिलिटी का गार्डियन बनने का क्लेम करता है, उसकी गवर्नेंस भी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, राइट? अब 16th जनरल रिव्यू ऑफ कोटास को देखो। स्लाइड के नीचे कोटा फॉर्मूला डायग्राम में जीडीपी 50%, ओपननेस 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% और रिजर्व्स 5% दिखाया गया है। यही पॉलिटिक्स छुपी है। ओपननेस जैसा मेट्रिक स्मॉलर हाईली इंटीग्रेटेड यूरोपियन इकोनॉमीज को रिलेटिव एडवांटेज दे सकता है, जबकि इंडिया जैसे लार्ज डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को कम बेनिफिट मिलता है। नीचे बॉक्स में ये पॉइंट डायरेक्टली लिखा भी है।
फिर रेड क्रॉस के साथ 16th जनरल रिव्यू फेलियर दिया है। मतलब फंड साइज बढ़ाने की बात अलग हो सकती है, लेकिन रिलेटिव कोटा शेयर्स का रियल रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ। इससे इमर्जिंग पावर्स को लगता है कि रिफॉर्म का प्रॉमिस प्रोसीजरल लैंग्वेज में एब्जॉर्ब कर लिया गया, सब्सटैंटिव चेंज के बिना। सवाल यह है, क्या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म डीले करके भी क्रेडिबल रह सकते हैं? बिल्कुल मुश्किल है। अब एसडीआरस या स्पेशल ड्राइंग राइट्स समझो। ये आईएमएस का रिजर्व एसेट है। 2021 में हिस्टोरिक $650 बिलियन एलोकेशन हुआ। स्लाइड के राइट साइड नेटवर्क फ्लो में ऊपर आईएमएफ से मैसिव पाइपलाइन एडवांस्ड इकोनॉमीज की तरफ जा रही है और लो इनकम कंट्रीज की तरफ कंस्ट्रेंट पाइपलाइन दिख रही है। क्यों? क्योंकि एसडीआर डिस्ट्रीब्यूशन कोटा शेयर्स के हिसाब से होता है, नीड के हिसाब से नहीं। इसलिए जिनको रिजर्व्स की सबसे कम अर्जेंट जरूरत थी, उनको बल्क एलोकेशन मिल गया। जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनको कम मिला। नीचे प्रपोज्ड रीचैनलिंग बॉक्स में आरएसटी और पीआरजीटी दिखाए गए हैं। मतलब आइडिया ये है कि रिच कंट्रीज अपने अंडरयूज्ड एसडीआरस को वल्नरेबल स्टेट्स के लिए रीडायरेक्ट करें। लेकिन यहां भी सॉवरेंटी, कंडीशनैलिटी और एडिक्वेसी के क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोर डिमांड दो हैं, रिप्रेजेंटेशन रिफॉर्म और रिसोर्स जस्टिस। यानी वॉइस भी बढ़े और फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक भी फेयर हो। नहीं तो ब्रेटन वुड्स रिफॉर्म का स्लोगन सिर्फ कॉस्मेटिक बनकर रह जाएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स या एसएपीज को समझने के लिए पहले ये देखो कि आईएमएफ लोन कब नॉर्मल फाइनेंस से पॉलिटिकल इकोनॉमी का टूल बन जाता है। जब कोई डेवलपिंग कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में होती है, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा होता है, डेट प्रेशर बढ़ रहा होता है, तब आईएमएफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में आता है। लेकिन लोन के साथ कंडीशंस आती हैं। स्लाइड के लेफ्ट टेक्स्ट और टॉप राइट सर्कुलर डायग्राम में प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन, करेंसी डीवैल्यूएशन, लोअर टैक्स रेवेन्यूज, रिड्यूस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन, पब्लिक सेक्टर कट्स और इनइक्वालिटी का लूप दिखाया गया है। ये बताता है कि एसएपी सिर्फ बजट ट्रिमिंग नहीं, पूरा पॉलिसी पैकेज होता है। वॉशिंगटन कंसेंसस ड्रिवन कंडीशनैलिटी का आइडिया था कि स्टेट को स्मॉल करो, मार्केट्स को फ्रीयर बनाओ, डेफिसिट्स कट करो। थ्योरी में बोला गया कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि जब आप रिसेशन या क्राइसिस के टाइम हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को कट करते हो, तो सोसाइटी और ज्यादा फ्रेजाइल होती है। सोचो जरा, अगर पेशेंट ऑलरेडी वीक हो और डॉक्टर उससे और ब्लड निकाल दे, तो रिकवरी फास्ट होगी या स्लो? इसी लॉजिक से ऑस्टेरिटी पर सवाल उठता है। दूसरा पार्ट सॉवरेन डेट क्राइसिस का है। आज के डेट क्राइसिस सिंपल डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट से नहीं, ग्लोबल शॉक से भी आते हैं। स्लाइड के वर्ल्ड मैप पर घाना, जाम्बिया, श्रीलंका, अर्जेंटीना जैसे हॉटस्पॉट्स दिख रहे हैं। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक्स, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, पोस्ट पैंडेमिक फिस्कल एग्जॉशन और सब सहारन अफ्रीका प्रेशर एरोज दिख रहे हैं। मतलब डेट क्राइसिस का एनवायरनमेंट एक्सटर्नल भी है। जब यूएस रेट्स बढ़ते हैं, कैपिटल कॉस्ट बढ़ती है, करेंसीज प्रेशर में आती हैं, इंपोर्ट बिल्स हैवी होते हैं और रीफाइनेंसिंग मुश्किल होती है। ऐसे में आईएमएफ अम्ब्रेला लेकर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह खड़ा दिखाया गया है। पीआरजीटी का मेंशन कंसेंशनल सपोर्ट के लिए है, स्पेशली पुअरर स्टेट्स के लिए। लेकिन इशू ये है कि रेस्क्यू फाइनेंस के साथ पॉलिसी कंट्रोल भी आ जाता है। इंडिया और वाइडर ग्लोबल साउथ का कंसर्न ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का बर्डन वल्नरेबल पॉपुलेशंस पर डिस्प्रपोर्शनेट नहीं गिरना चाहिए। तीसरा और बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है आईएमएफ सरचार्जेस। स्लाइड के बॉटम राइट में एक टायर्ड डेटर आदमी मनी बैग उठाए हुआ है और ग्राफ में बेसिक मार्जिन के ऊपर लेवल बेस्ड और टाइम बेस्ड सरचार्जेस टैग्ड दिख रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में सरचार्ज एक्स्ट्रा फी है जो उन बोरोवर्स पर लगती है जो कोटा से बहुत ज्यादा या बहुत लंबी ड्यूरेशन तक आईएमएफ रिसोर्सेज यूज करते हैं। आईएमएफ का लॉजिक है कि ये एक्सेसिव रिलायंस डिस्करेज करता है और रिस्क प्राइस करता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का काउंटर बहुत स्ट्रांग है। जब इकोनॉमी ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, तब एक्स्ट्रा चार्ज प्रो साइक्लिकल वेल्थ एक्सट्रैक्शन बन जाता है। यानी जिस वक्त देश को फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, उसी वक्त उससे और पैसे निकाले जाते हैं। स्लाइड में इसी को मोस्ट एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल कैपिटल प्रिसाइसली व्हेन इकोनॉमीज आर मोस्ट डिस्ट्रेस्ड बोला गया है। समझ आया? पॉलिसी का स्टेटेड गोल डिसिप्लिन हो सकता है, बट इफेक्ट पनिशमेंट जैसा लग सकता है। इंडिया का ब्रॉडर लाइन ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, पीनलाइजिंग नहीं। अदरवाइज रेस्क्यू आर्किटेक्चर खुद इंस्टेबिलिटी को डीपन कर देता है। ये स्लाइड वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म को 3 कनेक्टेड लेंसेज से देखती है: गवर्नेंस, मैंडेट और मनी।
पहला इशू गवर्नेंस डेफिसिट्स का है। टॉप लेफ्ट विजुअल में बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की लॉन्ग टेबल दिख रही है। यूएस फ्लैग वाली चेयर प्रोमिनेंट है और साइड पर छोटे डेवलपिंग कंट्री फ्लैग्स मार्जिनल सीट्स पर हैं। साथ ही अनरिटन जेंटलमैन्स अग्रीमेंट का रेफरेंस है, जिसमें वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यूएस अपॉइंट करता है और आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोप अपॉइंट करता है। इससे एक सिंपल बात समझो, फॉर्मल रूल से ज्यादा इनफॉर्मल पावर बार्गेन्स इंस्टीट्यूशंस को शेप करते हैं। जब लीडरशिप सिलेक्शन और बोर्ड इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकली वेस्ट सेंट्रिक हो, तो डेवलपिंग वर्ल्ड को लगता है कि इंस्टीट्यूशन उनके नाम पर काम करता है, पर उनकी वॉइस के बिना। एग्जैक्टली इसीलिए गवर्नेंस रिफॉर्म के डिमांड सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, एजेंडा सेटिंग पावर का सवाल है। कौन डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट का प्रायोरिटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, क्लाइमेट, फ्रिजिलिटी? अगर वॉइस अनइक्वल है तो प्रायोरिटीज भी स्क्यू हो सकती हैं। इंडिया का स्टांस यहाँ ब्रॉड है, लेजिटिमेसी बिना डीपर रिप्रेजेंटेशन के सस्टेनेबल नहीं होती। अब सेकंड इशू इवोल्यूशन रोड मैप का है। स्लाइड के टॉप राइट में ट्रेडिशनल ट्विन गोल्स यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी हटाओ और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ से शिफ्ट दिखाया गया है टुवर्ड ग्लोबल पब्लिक गुड्स। 3 पिलर्स दिए गए हैं: क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड हेल्थ सिक्योरिटी और फ्रेजिलिटी कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस। ये शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि आज डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स नेशनल बाउंड्रीज के अंदर लॉक नहीं रहते। क्लाइमेट, पैंडेमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट स्पिलओवर सबको अफेक्ट करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का मैंडेट वाइडर हुआ। लेकिन क्यूरियस सवाल ये है, क्या वाइडर मैंडेट का मतलब पॉवर्टी मिशन डाइल्यूट हो जाएगा या दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है? इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए चैलेंज ये है कि क्लाइमेट और ग्लोबल पब्लिक गुड्स के नाम पर कंसेशनल फाइनेंस का फोकस ऐसा ना हो जाए जहां लोकल डेवलपमेंट नीड्स सेकेंडरी हो जाए। यानी न्यू एजेंडा वेलकम है, पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट गैप्स को साइड पर नहीं ढकेला जा सकता। तीसरा इशू फाइनेंस गैप का है और यहाँ बॉटम विजुअल्स क्रूशल हैं। कैफ रिव्यू यानी कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क रिव्यू स्लाइड में एक ट्रिपल ए सेफ और वॉल्ट की इमेज से दिखाया गया है। मैसेज सिंपल है, एमडीबीज इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक अपने बैलेंस शीट को बहुत कंजर्वेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। थोड़ा ऑप्टिमाइज रिस्क लिया जाए तो बिना नए पेड इन कैपिटल के भी बिलियंस इन एडिशनल लेंडिंग कैपेसिटी अनलॉक हो सकती है। गुड पॉइंट, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड को फास्ट और लार्ज स्केल फाइनेंस चाहिए। बॉटम राइट चार्ट क्लाइमेट फाइनेंस डेफिसिट को स्टार्क फॉर्म में दिखाता है। करंट मोबिलाइजेशन का बार छोटा है, उसमें रफली 70% मार्केट रेट लोन्स हैं, कंसेशनल ग्रांट्स बहुत कम है और 2030 तक ग्लोबल साउथ को अराउंड 2.4 ट्रिलियन एनुअल नीड दिखाई गई है। साथ ही एक ब्लैक बॉल चेन इमेज एग्जैजर्बेटिंग सॉवरेन डेट क्राइसिस अंडर गाइज ऑफ क्लाइमेट एक्शन बताता है कि डेट क्रिएटिंग लोन्स क्लाइमेट सोल्यूशन का क्लीन आंसर नहीं है। इंडिया और ग्लोबल साउथ का कोर मैसेज ये है, रिफॉर्म का मतलब सिर्फ नया स्लोगन नहीं, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस, ज्यादा लेंडिंग स्पेस और डेट लाइट क्लाइमेट फाइनेंस भी होना चाहिए। तभी इंस्टीट्यूशन रियल डेवलपमेंटल पार्टनर बनेगा। ग्लोबल सॉवरेन डेट आर्किटेक्चर को समझने के लिए पहले ओल्ड और न्यू क्रेडिटर वर्ल्ड का डिफरेंस पकड़ो। स्लाइड के लेफ्ट टॉप में पेरिस क्लब एक्सप्लेन किया गया है, जो ट्रेडिशनल फोरम था जहां मेजर वेस्टर्न ऑफिशियल बायलैटरल क्रेडिटर्स मिलकर डेट रीस्ट्रक्चरिंग कोऑर्डिनेट करते थे। बीच के विजुअल में प्री 2010s नेटवर्क नीट है। पेरिस क्लब सेंटर में है, डेटर नेशन नीचे और यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, चाइना जैसी नोड्स रिलेटिवली क्लीन लाइन से कनेक्टेड है। इसका मतलब था कि क्रेडिटर क्लब ज्यादा मैनेजेबल था। लेकिन आज का वर्ल्ड टॉप राइट कंटेम्प्रेरी नेटवर्क में हाईली फ्रेगमेंटेड दिख रहा है। चाइना एक ह्यूज क्रेडिटर नोड है, प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स का अलग क्लस्टर है, सऊदी अरेबिया और इंडिया जैसे लेंडर्स भी विजिबल हैं, और पेरिस क्लब अब सिर्फ वन अमंग मैनी है। ये फ्रैगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेट वर्कआउट तभी इजी होता है जब सब मेजर क्रेडिटर्स एक कॉमन टेबल पर कॉमन इंफॉर्मेशन के साथ कॉमन बर्डन शेयरिंग लॉजिक पर आएं। जब लेंडर्स के इंटरेस्ट्स, ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रेटेजिक गोल्स अलग हों तो रीस्ट्रक्चरिंग स्लो और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाती है। समझ आया? डेट प्रॉब्लम अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, जियो पॉलिटिक्स का भी है। इसी बैकग्राउंड में G20 कॉमन फ्रेमवर्क आया। इसको पोस्ट DSSI इनिशिएटिव के रूप में सोचा गया था, ताकि चाइना और प्राइवेट क्रेडिटर्स को भी रीस्ट्रक्चरिंग आर्किटेक्चर में लाया जा सके। स्लाइड के कंपैरिजन टेबल में DSSI और कॉमन फ्रेमवर्क का डिफरेंस सिंपल है। DSSI टेम्पररी लिक्विडिटी रिलीफ था, कॉमन फ्रेमवर्क डीपर सॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए था। DSSI रिलेटिवली क्विक था, प्रिंसिपल हेयरकट नहीं करता था, प्राइवेट क्रेडिटर्स को लार्जली एक्सक्लूड करता था। कॉमन फ्रेमवर्क कंपैरेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट मांगता है अक्रॉस क्रेडिटर क्लासेस, लेकिन एक्सट्रीमली स्लो है।
नीचे ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी कार्टून में डेटर नेशन बीच में ट्रैप्ड है। एक साइड वेस्टर्न क्रेडिटर्स एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, दूसरी साइड चाइनीज क्रेडिटर्स और एमडीबी हेयरकट डिस्प्यूट्स हैं। ये विजुअल बहुत ऑनेस्ट है। प्रोसेस तब अटक जाता है जब हर क्रेडिटर दूसरे से पहले कंसेशन मांगता है। रिजल्ट, डेटर कंट्री को आईएमएफ सपोर्ट, मार्केट कॉन्फिडेंस और डोमेस्टिक रिकवरी सब में डिले होता है। अब प्राइवेट डेट और वल्चर फंड्स को समझो। बॉटम राइट फ्लो चार्ट में डिफॉल्ट के बाद बॉन्ड्स के प्राइसेस 20 सेंट्स ऑन द डॉलर तक गिरते दिखाए गए हैं। फिर वल्चर फंड चीप पर डिस्ट्रेस डेट खरीदता है, 90% कोऑपरेटिव क्रेडिटर्स रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, लेकिन होल्ड आउट क्रेडिटर रिफ्यूज करता है और न्यूयॉर्क या लंदन कोर्ट्स में फुल फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के लिए स्यू करता है। यही वल्चर फंड मॉडल है। सिंपल लैंग्वेज में क्राइसिस से प्रॉफिट बनाना। सॉवरेन डेट बैंक्रप्सी मैकेनिज्म एब्सेंट होने की वजह से डेटर स्टेट के पास कॉर्पोरेट स्टाइल क्लीन लीगल रेजोल्यूशन नहीं होता, तो फ्यू होल्ड आउट्स पूरे प्रोसेस को डीरेल कर सकते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल साउथ डेट डिस्ट्रेस को फेयर, टाइम बाउंड और डेवलपमेंट सेंसिटिव रेजोल्यूशन चाहिए। अगर सिस्टम फ्रैगमेंटेड रहा, लीगल होल्ड आउट्स स्ट्रांग रहे और जियोपॉलिटिकल मिसट्रस्ट हाई रहा, तो फ्यूचर डेट क्राइसिस और अगली होंगी। तो फाइनल लेसन क्लियर है, सॉवरेन डेट गवर्नेंस को इंक्लूसिव, फास्टर और मोर रूल बेस्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो डेटर कंट्रीज रिकवरी से पहले नेगोशिएशन मेज में ही फंस जाएंगी।